नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर किया कड़ा प्रहार, कहा दुनिया में आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति न बन पाना दुखद। मानवता के दुश्मन इसी रवैये का उठा रहे हैं फायदा। पीएम ने कहा चर्चा और बातचीत से दुनिया को बेहतर बनाने के प्रयास होंगे सफल। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा यह सम्मेलन दुनिया भर की अलग अलग संसदीय प्रणालियों का है महाकुंभ। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा विशालता, विविधता और बहुलता भारत के लोकतंत्र की है पहचान। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति योजना के पूरे हुए 2 साल। 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई योजना ने देश में इंफ्रा के विकास को दी नई गति। 2021 से अब तक 11.5 लाख करोड़ की 112 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। ऑपरेशन अजय के तहत विशेष विमान से 212 भारतीय लौटे स्वदेश। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीयों की अगवानी, कहा मोदी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। फिलहाल इजराइल में 18,000 भारतीय। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा के लोगों के लिए इजराइल ने दिया अल्टीमेटम। 10 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा खाली करने को कहा। इजराइल की घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र ने विनाशकारी मानवीय संकट की दी चेतावनी। आईसीसी विश्व कप में चेन्नई में न्यूजीलैंड का सामना बांग्लादेश से। आज न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की टीम में वापसी। कल दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से दी करारी शिकस्त। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। P20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली द्वारका स्थित यशोभूमि सम्मेलन केंद्र पहुंचे। सम्मेलन में G20 सदस्य देशों के संसद के अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में साफ लहजे में कहा कि भारत दशकों से बॉर्डर पार से प्रायोजित आतंक का शिकार रहा है। ऐसे ही आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। भारत ऐसी चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने निराशा जताई कि आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया आज भी बिखरी हुई है, एक मत नहीं है। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सके। वहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की विविधता और इसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया इतनी गहरी और अटूट है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, हर बार देश मुश्किलों से जीत जाता है। उन्होंने बिखरी हुई दुनिया से शांति, भाईचारा और आपसी सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। 21वीं सदी की इस दुनिया में भारत की ये वाइब्रेंसी, विविधता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये वाइब्रेंसी हमें हर चुनौती से लड़ने की,
हर मुश्किल का मिलकर समाधान करने की प्रेरणा देती है। फ्रेंड्स, दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंट्रेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। भारतीय संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक चर्चाओं और परिचर्चाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने कई उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह तमिलनाडु में 9वीं सदी के शिलालेख को हो या फिर कर्नाटक में मंडपम की व्यवस्था, ये सभी भारत को लोकतंत्र की जननी का पुख्ता प्रमाण है। उन्होंने पुरातन काल से चली आ रही भारतीय संसदीय परंपरा को दुनिया के लिए धरोहर करार दिया। करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। 5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। प्रधानमंत्री ने सहमति को लोकतंत्र की मजबूत कड़ी बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि P20 का ये सम्मेलन जन भागीदारी को सुनिश्चित करेगा और लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगा। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती है पर देश सहमति से चलता है। हमारी पार्लियामेंट्स और ये P20 फोरम भी इस भावना को सशक्त कर सकती है। डिबेट और डेलिब्रेशन से इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास जरूर सफल होंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और परंपराओं में हर वर्ग, हर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को भारत सदियों से सुनिश्चित करता आया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी कड़ी में देश की विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का बड़ा फैसला लोकतांत्रिक तरीके से लिया गया है। कुछ दिनों पहले ही भारत की पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। भारत ने अपनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में करीब 32 लाख यानी 3 मिलियन से अधिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनमें से करीब 50% विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। भारत आज हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा लिया गया हाल का फैसला हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा।
और P20 शिखर सम्मेलन पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस महत्व को क्योंकि इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दुनिया जिन बड़े मुद्दों से जूझ रही है उस पे एक तरह से भारत के पक्ष को भी रखा है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इसी से करेंगे P20 शिखर सम्मेलन के महत्व की, क्योंकि हम जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन पूरा हो चुका है जिसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। तो इस सम्मेलन के महत्व पे सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए ऋतु, G20 के सम्मेलन के ऐतिहासिक सफलता के बाद देश में P20 यानी पार्लियामेंट 20 का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें G20 देशों की जो संसद हैं उसके पीठासीन अधिकारी, संसदों के अध्यक्ष और सांसद हिस्सा ले रहे हैं। अतिथि देश भी है जो उनको आमंत्रित किया गया है, उनके भी जो संसदों के अध्यक्ष हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरह से दुनिया की संसदें आपस में विचार विमर्श करके वहाँ की जो कार्यप्रणाली है उसके जरिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्योंकि लोकतंत्र की, जब संसदीय लोकतंत्र की बात होती है तो उसके सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप कहें जो सबसे बड़ा मंदिर है वो लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में संसद होती है। और संसदीय प्रणाली एक दूसरे से सीखें, समझें और कैसे जो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम रखी गई थी G20 की, उसमें एक भविष्य के लिए संसद इस तरह से कैसे संसद मिलकर काम करे उस तरफ आगे बढ़ा जाए। तो महत्वपूर्ण इसलिए है जब G20 देशों की संसद के जो अध्यक्ष हैं वो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और जानते हैं कि 4 सत्र इसलिए रखे गए हैं जो वैश्विक चुनौतियां हैं, चाहे वो सतत विकास की हो, हरित विकास की हो, इसके साथ ही साथ वुमेन डेवलपमेंट की बात हो या पब्लिक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन सब पर कैसे आपस में विचार विमर्श करके आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि जब हम आधुनिक दुनिया की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है संसदों की। और जब संसदें आपस में मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए काम करेंगी, आपस में विचार विमर्श से एक दूसरे से सीखेंगे तो उससे मदद मिलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से P20 सम्मेलन का लक्ष्य है। जी, वैश्विक चुनौती की शैलेंद्र आपने बात की और हम देख रहे हैं जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जारी है, उसे लेकर क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मंच रहा जहां से प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को और खासकर उन देशों को एक तरह से आगाह भी करा और ये चेताया भी कि अगर दुनिया में आज की तारीख तक भी आतंकवाद को लेकर अगर तय कोई परिभाषा नहीं हो पाई है, आतंकवाद को लेकर आम सहमति नहीं है, तो ये एक बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। निश्चित तौर पर आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि दुनिया में कहीं भी कुछ घटता है तो कोई दूसरा देश उससे अछूता नहीं होता है। तो ये एक तरह से देखें, जो आतंकवाद की जो चुनौती है वो किसी एक देश की नहीं है, वो उससे मिलकर निपटना होगा। और ये दुखद है, प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि ये दुखद है कि कोई सहमति नहीं बन पाई है आतंकवाद की परिभाषा को लेकर। आतंकवाद को लेकर कठोरता बरते जाने की जरूरत है। हम सब जानते हैं आतंकवाद के खिलाफ बयान लगातार जारी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक राय, एक सहमति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की परिभाषा को लेकर अभी तक नहीं बनी है। इसकी वजह से क्या होता है कि मानवता के दुश्मन फायदा उठाते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस बात का जिक्र भी किया, तो बहुत स्पष्ट संदेश है कि इस मौके पर जब प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है कि हमास जिस तरह से एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है और एक इस्लामिक हमला, आतंकी हमला जो इजराइल पे किया हमास ने, उसकी कड़ी निंदा भारत ने की और तमाम देशों ने की है। लेकिन वो देश जो अभी भी परहेज कर रहे हैं, बच रहे हैं या फिर इस तरह के एक जघन्य हरकत का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए साफ संकेत है। ये देखिए, निश्चित तौर पर इसे संदेश माना जाना चाहिए। हालांकि आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इजराइल या हमास का जिक्र नहीं किया, लेकिन स्पष्ट तौर पर चूंकि मौजूदा जो घटनाक्रम है, अगर आप देखें दुनिया में इस वक्त जो घट रहा है उसमें आतंकवाद को लेकर दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। और ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि आतंकवाद की परिभाषा को लेकर एक राय बने, आतंकवाद को लेकर कठोरता वैश्विक स्तर पर एक सहमति, आम सहमति के साथ बरती जाए और आतंकवाद के लिए कहीं भी दुनिया में कोई जगह न हो, इस बात को लेकर एक सहमति बननी चाहिए। ये स्पष्ट तौर पर संकेत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरफ
तरफ इशारा भी किया है कि ये दुखद है कि आतंकवाद की परिभाषा को लेकर कोई एक आम राय, आम सहमति नहीं बनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ एक कठोर रुख की बात करता रहा है और खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि देश की संसद पर 20 साल पहले भारत में हमला हुआ था और तब से लेकर अब तक हमने आतंकवाद की तमाम चुनौतियों को झेल कर यहां तक पहुंचे हैं हम। तो भारत दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है, झेलता रहा है। उन चुनौतियों का सामना करते हुए भारत यहां तक पहुंचा है। तो वैश्विक स्तर पर एक सहमति बनाए जाने की जरूरत है जिससे आतंकवाद का कठोरता से और बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सके। शैलेंद्र, अंत में बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो एक तरह से एक विधेयक पास किया गया संसद द्वारा, वो कानून के तौर पर है। क्या आपको लगता है कि इस मंच से इस बात का जिक्र करना उन तमाम देशों को एक राह दिखाना भी है जो महिलाओं को संसदीय अधिकार तो दे ही, साथ ही साथ महिलाओं के नेतृत्व में जो विकास करने की बात G20 के मंच से प्रधानमंत्री ने या भारत ने रखी तमाम देशों के सामने, उसको आगे बढ़ाती है? निश्चित तौर पर देखिए, आज जो 4 सत्र रखे गए हैं उसमें एक सत्र इस बात को लेकर भी है कि कैसे महिला के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ा जा सकता है। भारत ने दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम योजनाओं में हमने देखा है कि महिलाओं को केंद्रित में रखकर उसे आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ा गया है। और हाल ही में नई संसद के पहले ही दिन इतिहास रचा गया जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण का बिल पारित हुआ, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी किया। तो निश्चित तौर पर भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। जिन मुद्दों पर चर्चा होती है सिर्फ चर्चा के लिए नहीं, बल्कि भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि दुनिया उस ओर आगे बढ़े। और इस बात का जिक्र भी किया गया कि देखिए, आज 2019 का जो चुनाव है उसमें जितने लोगों ने भारत में मत दिया था, 70% लोगों ने, वो संख्या इतनी बड़ी है कि यूरोप की आबादी से ज्यादा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, चाहे वो संसदीय लोकतंत्र की बात हो या फिर पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म की बात हो। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आतंकवाद की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो सीमा पार आतंकवाद वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पर आप देखें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उस पर रोक लगानी होगी। यानी कोई भी देश आतंकवाद के लिए सुरक्षित पनाहगार न बने, वहां सुरक्षित किसी कोई अपनी जमीन का इस्तेमाल न होने दे। इस तरफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो भाषण है उस पर आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि किसी भी देश को कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, ये संकेत स्पष्ट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात ताजा खबर की। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल के तेल अवीव हवाई अड्डे से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे उतरी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 18,000 भारतीय इजराइल में रह रहे हैं, जबकि 13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 3 से 4 भारतीय गाजा में हैं। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक भारत ने यह अभियान उन भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया है जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इजराइल से सुरक्षित स्वदेश लौटे भारतीयों के स्वागत के बाद कहा कि हमारी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। Our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं मेघना देव। मेघना, एक लंबा समय नहीं बीता है, रूस यूक्रेन युद्ध के समय हमने देखा किस तरह से यूक्रेन से भारतीयों की वापसी हुई और इजरायल और गाजा के बीच भी एक तरह से हमास के बीच जो इस समय झड़प और युद्ध छिड़ा है उसमें भी बहुत तेजी से भारत ने ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को वापस लाना शुरू किया है। पहली उड़ान आ चुकी है, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या और अन्य कदम बदलती हुई स्थितियों को देखते हुए उठाए जा रहे हैं?
देखिए ऋतु, अगर हम देखें तो स्थिति पर काफ़ी अगर हम देखें क्लोजली स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन अजय अनाउंस हुआ उसके बाद हमने देखा जब डॉक्टर एस जयशंकर आए श्रीलंका से वापस, उन्होंने तुरंत ही एक मीटिंग ली इस पूरे ऑपरेशन को देखने के लिए कि किस तरीके से ये ऑपरेशन किया जाएगा, और जो हमारी तैयारियां हैं, जो प्रिपरेशंस है, उसको एक तरीके से रिव्यू किया कि ऑपरेशन अजय के अंतर्गत हम क्या करेंगे और किस तरीके से वहां से लोगों को लाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये कोई ऐसा इवैक्यूएशन मिशन नहीं है जहां पर हम सभी को बाहर निकाल रहे हैं। हम उन लोगों को जिन्होंने रजिस्टर किया है, अगर हम देखें तो 18,000 भारतीय, जिस तरीके से आपने बताया कि तकरीबन 18,000 भारतीय हैं, उनमें से जो लोग फैसिलिटेशन चाहते हैं कि हमें यहाँ से निकाला जाए, हम अब यहाँ से निकलना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है एम्बेसी द्वारा। तो वो एम्बेसी के वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहे हैं, अपने आप को फॉर्म भर रहे हैं, और उससे एम्बेसी उनके साथ टच में है, उन्हें कॉल कर रही है और उन्हें बुलाया जा रहा है। अगर हम देखें तो 212 लोग आज सुबह 6 बजे आए थे, जो फ्लाइट कल देर रात तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास तेल अवीव से निकली थी। डायरेक्ट फ्लाइट, जो स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं वो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, जो वहाँ से तेल अवीव से यहाँ नई दिल्ली लोगों को लेकर आ रही हैं। और जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने बताया है कि उनके जो साथी वहाँ पर अभी मौजूद हैं, उनको भी मेल्स आए हैं कन्फर्मेशन के लिए कि हाँ आप आ जाइए एयरपोर्ट, और जो अगली फ्लाइट आएगी उसमें आप तेल अवीव से रवाना हो सकते हैं भारत वापस पहुँचने के लिए। तो ये एक प्रक्रिया है। उसके अलावा जो एम्बेसी वहाँ पर है वो एक दूसरी प्रक्रिया को भी ध्यान से, या अगर हम देखें तो बड़ी प्रिसाइसली मॉनिटर कर रही है, जिसमें जिन जगहों पर अगर हम देखें तो साउथ इजराइल के पास अगर लोग हैं, या बॉर्डर एरियाज में जो लोग हैं जिन पर ज्यादा खतरा है, ऐसे लोगों ने रजिस्टर किया है, उन्हें थोड़ा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, क्योंकि वो ज्यादा खतरे में हैं, तो इसलिए उन्हें प्रायोरिटी दिया जा रहा है और उन्हें इन चार्टर्ड फ्लाइट्स के द्वारा लाया जाएगा भारत। और भी अभी चार्टर्ड फ्लाइट्स जाएंगी, जिस तरीके से डिमांड होगी, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उस तरीके से जाएंगी। अभी हमने जिन लोगों से बात की उसमें से ज्यादातर जो लोग थे वो वहां पे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, और कई सारे छात्र थे जो अगर हम देखें तो मास्टर्स, पोस्ट डॉक्टरेट या डॉक्टरेट लेवल्स पर वहां पर काम कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट भी थे वहां की यूनिवर्सिटीज में जो काम कर रहे थे, कुछ अपनी फैमिलीज के साथ वहां पर थे, और कुछ लोगों के साथ उनके डिपेंडेंट्स भी वहां पर थे। तो उन लोगों के साथ लोग वापस आए हैं। अगर हम देखें तो अब जो प्रक्रिया रहेगी, जिस तरीके से हमारा कंट्रोल रूम, जो यहाँ विदेश मंत्रालय में भी कंट्रोल रूम चल रहा है, वो 24 घंटे कार्यरत है, जहां पर लोगों को जो भी गाइडेंस चाहिए या वो जो भी जानना चाहते हैं उन्हें वो जानकारी दी जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेघना पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से उन भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है जो भारत वापस आना चाहते हैं। तकरीबन 18,000 भारतीय इजराइल में इस समय मौजूद हैं। मिड प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन है। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि किसी भी समाज के विकास के लिए वहां खेलों का विकास होना आवश्यक है। किसी भी समाज के विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वहां खेलों का विकास हो, वहां खेल और खिलाड़ियों को फलने फूलने का अवसर मिले। लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना,
हारने के बाद फिर से प्रयास करना, टीम के साथ जुड़कर आगे बढ़ना, व्यक्तित्व विकास की ये सारी भावनाएं खेलों के माध्यम से सहज तरीके से युवाओं में विकसित होती है। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा के सैकड़ों सांसदों ने देश भर में अपने अपने क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करके समाज और देश के विकास का नया रास्ता तैयार किया है। भाजपा के सैकड़ों सांसदों ने देश भर में अपने अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर समाज और देश के विकास का नया रास्ता तैयार किया है। इन प्रयासों का परिणाम देश को आने वाले वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मुझे विश्वास है कि अमेठी के भी युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल जरूर जीतेंगे और इसमें इस प्रतियोगिता से मिला अनुभव भी बहुत काम आएगा। पीएम ने कहा, खिलाड़ियों के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की सहायता भी दी जा रही है, जिससे वह देश विदेश में अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर सके। हम देश में आप जैसे युवाओं के लिए टॉप स्कीम और खेलो इंडिया गेम्स जैसी योजनाएं चला रहे हैं। आज सैकड़ों एथलीट्स को टॉप स्कीम के तहत देश विदेश में ट्रेनिंग और कोचिंग दिलाई जा रही है। इन प्लेयर्स को करोड़ों रुपयों की सहायता दी जा रही है। खेलो इंडिया गेम्स के तहत भी 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों को 50,000 रुपये महीने की मदद दी जा रही है। इससे वो अपनी ट्रेनिंग, डाइट, कोचिंग, किट, जरूरी इक्विपमेंट्स और अन्य खर्च पूरा कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, आज छोटे शहर के स्टार्टअप आगे आकर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज देश में पूरी पारदर्शिता से युवाओं को आगे बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं। बदलते हुए आज के भारत में छोटे छोटे शहरों के टैलेंट को खुलकर आगे आने का मौका मिल रहा है। अगर आज स्टार्टअप्स में भारत का इतना नाम है तो इसमें छोटे शहरों के स्टार्टअप्स की बड़ी भूमिका है। बीते वर्षों में आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स की दुनिया में छा जाने वाले बहुत सारे नाम छोटे शहरों से ही निकल कर आए हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज भारत में पूरी पारदर्शिता से युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। पीएम ने एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सराहा और कहा कि एशियाई खेलों में हमारे एथलीटों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरा देश बहुत खुश है। उन्होंने कहा, एशियन गेम्स में भाग लेने वाले कई खिलाड़ी छोटे शहरों से हैं। एशियन गेम्स में भी मेडल जीतने वाले एथलीट्स बहुत बड़े बड़े शहरों से नहीं आए हैं। इनमें से बहुत से खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों से ही हैं। उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए हमने उन्हें हर संभव सुविधाएं दी है। उसका परिणाम इन एथलीट्स ने भी दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश की बहन अन्नू रानी, पारुल चौधरी, इनके प्रदर्शन ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। और आइए कुछ अन्य खबरों में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह को सम्मानित किया गया। मोदी सरकार ने जो कार्य सिख समुदाय के लिए किए हैं, उससे सिख समुदाय के लोग बहुत खुश हैं।
सिख समुदाय का कहना है कि जितने कार्य मोदी सरकार के द्वारा सिख समुदाय के लिए किए गए हैं उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिख गुरुओं ने सर्वधर्म समभाव का रास्ता पूरी दुनिया को दिखाया है। सिख समुदाय धर्म और कर्म दोनों को समान रूप से लेकर आगे चला है। सिख समुदाय धर्म और कर्म दोनों को समान रूप से लेकर आगे चला है। धर्म के लिए जान देने की बारी आती है तो सच्चा सिख कभी वापस मुड़कर नहीं देखता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने सिख समुदाय के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, नानक देव साहब का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, चाहे FCRA का अनुमति देना हो, CSR का अनुमति देना हो, चाहे लंगर पर से GST को हटाना हो, चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का सम्मान कर ड्राई पोर्ट का निश्चित समय में 15,000 यात्री जा पाए इस प्रकार की रचना करनी हो, सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज सिटी बनाना हो, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में नानक देव जी महाराज के नाम पर कोई पीठ खड़ी करनी हो, और चाहे पाकिस्तान में सिख यात्रियों को जाने के लिए सुविधा खड़ी करनी हो, सब चीजें मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 साल में हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं के साथ आज बैठक की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हर विधानसभा, हर लोकसभा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम हर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। देश में 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव में दोबारा निर्वाचित होने और लोगों की सेवा करने का एक अवसर होता है। एक नहीं, हर विधानसभा, हर लोकसभा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम हर चुनाव भी पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, चाहे सांसद चाहे मंत्री को चुनाव भी लड़ाए तो दिखता है कि पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है और जीत के लिए चुनाव लड़ रही है। हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस पर खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि प्रतिष्ठित हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हमारे देश के प्रति उनका गहरा प्रेम सर्वविदित है और हम IFFI 54 में हमारी समृद्ध सिनेमाई संस्कृति और अनूठी परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए दक्षिण एशिया के सबसे प्रमुख फिल्म महोत्सव में उनका कैथरीन जेटा-जोन्स और उनके बेटे का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। राजस्थान पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा आज एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में ईडी की टीम ने आज सुबह जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर सहित करीब 9 स्थानों पर कांग्रेस नेताओं और उनके रिश्तेदारों के घरों और ऑफिस पर छापे मारे। ईडी ने कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया,
स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन को और उनके रिश्तेदारों के आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की है। कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी बताया जा रहा है, जबकि स्पर्धा चौधरी पेपर लीक सरगना सुरेश ढाका की करीबी मित्र हैं और अशोक जैन को भी एक कांग्रेस नेता के करीबी बताया जा रहा है। वहीं मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना सुरेश ढाका को राज्य सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी। राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया कि ऐसा होते ही कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर आ जाएंगे। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया और अशोक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। जयपुर समेत राजस्थान के कुल 6 स्थानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ईडी की यह कार्रवाई पेपर लीक मामले में चल रही है। सागवाड़ा की पुनर्वास कॉलोनी स्थित घर के बाहर हथियारबंद सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। इस वक्त अशोक जैन के घर के बाहर और अंदर हथियारों से लैस सीआरपीएफ जवानों को सुरक्षा के मद्देनजर खड़ा देखा जा सकता है। डूंगरपुर में कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया के आवास पर ईडी का सर्च अभियान जारी है, तो जयपुर में आरएलपी महिला मोर्चा अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी के घर भी ईडी की टीम पहुंच गई है। दिनेश खोडनिया को सीएम अशोक गहलोत का करीबी बताया जाता है। वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। वहीं अशोक जैन दिनेश खोडनिया के पुत्र के ससुर हैं। दिनेश खोडनिया उदयपुर से कांग्रेस की ओर से प्रमुख दावेदार भी बताए जा रहे हैं टिकट के। और लॉटरी घोटाला मामले में आयकर विभाग ने पूर्वोत्तर समेत देश भर में 25 स्थानों पर छापेमारी की। बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु में छापेमारी की गई है। कोयम्बटूर स्थित व्यवसायी सेंटियागो मार्टिन उर्फ लॉटरी मार्टिन के कोयम्बटूर के विलाकिनार पिरिवू स्थित परिसर पर दूसरे दिन भी आयकर की छापेमारी जारी है। मार्टिन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनीज का कॉरपोरेट कार्यालय पास में ही है। इसके अलावा मार्टिन विभिन्न राज्यों में लॉटरी व्यवसाय चलाने के लिए चर्चित है। केरल समेत कई राज्यों में लॉटरी लोकप्रिय है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी में लॉटरी किंग के नाम से मशहूर उत्तम साहा के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। और इसी सिलसिले में आगे सिलीगुड़ी में लॉटरी किंग के नाम से मशहूर उत्तम साहा के ठिकानों के साथ ही इसमें काफी सारे संदिग्ध दस्तावेज और नगद राशि बरामद हुई है। मौसम विभाग ने 15 से 17 अक्टूबर के दौरान उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक बार फिर हिमालयी इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है, जिसके चलते आज से लेकर 17 अक्टूबर के दौरान जम्मू कश्मीर, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम संबंधी गतिविधि को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार जताए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार केरल और माहे के अलग अलग हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलने वाली तूफानी हवाओं के साथ बौछारें पड़ने और बिजली गिरने की भी आशंका है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग अलग हिस्सों में बारिश और वज्रपात के आसार हैं। राजधानी में एक बार फिर हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बीते 2 दिनों से दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में पहुंच गया है। गुरुवार को जहां पूरे दिन AQI खराब श्रेणी में रहा, वहीं आज भी AQI 237 है। आने वाले समय में भी इसके खराब श्रेणी में बने रहने की आशंका लगातार जताई जा रही है। कल एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर कैटेगरी में रहा है दिन भर, और आज भी अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 है जो पुअर कैटेगरी में आता है। और आगे आने वाले समय में आज और कल ये पुअर कैटेगरी में ही बने रहने की संभावना है, लेकिन 15 तारीख के बाद क्योंकि बारिश के कुछ संभावना है, तो उम्मीद है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी अच्छा सुधार आएगा और ये वापस से मॉडरेट या सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में आ जाएगी। हर साल 13 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं।
इस दिवस को मनाने का मकसद ये है कि हम प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को कम से कम कर सकें। इस साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस की थीम है आपदाओं और असमानता के बीच पारस्परिक संबंध। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। प्राकृतिक आपदाएं कहकर नहीं आती, लेकिन इसके जोखिम को कम करने के लिए दुनिया भर में कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि मानवीय क्षति को कम से कम किया जा सके। कई बार प्रकृति से छेड़छाड़ इतनी बढ़ जाती है कि उसका परिणाम हमें आपदाओं के रूप में झेलना पड़ता है। हमें ये सोचना होगा कि अगर हमने प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा नहीं रोका तो हमें उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जीवों का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जीवों को होने वाले खतरे से बचाने के लिए हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। साल इसके लिए अलग अलग थीम रहती है। 2023 में इसकी थीम है आपदाओं और असमानता के बीच पारस्परिक संबंध। भारत में भी हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी संख्या में जान और माल का नुकसान होता है, लेकिन इस नुकसान को कम करने में एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां साल भर काम भी करती हैं। भारत की बात की जाए तो साल 2022-23 में प्राकृतिक आपदाओं में 1997 लोगों की जान गई, जबकि इसी साल 30,000 से ज्यादा पशुओं की जान प्राकृतिक आपदा में गई। अगर फसलों की बात करें तो 18,54,000 से ज्यादा हेक्टेयर फसलें तबाह हुई। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 3,24,000 से ज्यादा घर और झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। अगर हम देश में राज्यवार देखें तो हमें समझ आएगा कि किस तरह प्राकृतिक आपदाएं मानवीय क्षति कर रही हैं। 2022 से लेकर मार्च 2023 तक प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज्यादा 438 लोगों की जान महाराष्ट्र में गई, मध्य प्रदेश में 284, असम में 200, गुजरात में 188, कर्नाटक में 127, छत्तीसगढ़ में 95, राजस्थान में 91, उत्तराखंड में 86, बिहार में 70, उत्तर प्रदेश में 53 और हिमाचल में 42 मानवीय क्षति हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक लू चलने की घटना में 8 गुना बढ़ोतरी हुई, बिजली गिरने की घटना में 111 गुना बढ़ोतरी, जबकि छोटे बड़े तूफानों में भी कई गुना वृद्धि हुई है। लेकिन इसके साथ साथ प्राकृतिक संरक्षण पर भी हमें ध्यान देना होगा। हमें ये सोचना होगा कि अगर हम प्रकृति का शोषण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को उसकी कीमत जान देकर चुकानी होगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे अब खेल की खबरें, खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें आपके सामने। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक का आयोजन भारत में होना बड़ी बात है। भारत में पहले एशियाई खेल में खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन, फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में देश में खेल उत्सव का माहौल है। आईओसी का सेशन भारत में होना एक बड़ी बात है और मैं सभी मेंबर्स का जहां एक और स्वागत करता हूं, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि उनके लोग भी भारत में आकर भारत की सभ्यता संस्कृति जहां एक और वो देखने को मिल रहा है, तो एक और क्रिकेट का जुनून भी आज देश में है। तो सबका मिश्रण एक साथ चल रहा है। एक और एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन आज तक का, दूसरी ओर क्रिकेट का वर्ल्ड कप, एक फेस्टिवल माहौल जब देश में। अभी गणपति जी का महोत्सव हुआ तो वहीं पर अब नवरात्रि की शुरुआत हुई है, जहां एक और धार्मिक तौर पर उत्सव देखे जा रहे हैं, वहीं पर खेलों के भी एक के बाद दूसरा उत्सव देखा जा रहा है और इसमें देश प्रसन्न है। खेल मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने खिलाड़ियों को चिंता मुक्त और सुविधा युक्त किया है, इसलिए खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। भविष्य में भारत बड़े खेल टूर्नामेंट का भी आयोजन करने को तैयार है। समय आने पर भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी का भी दावा करेगा। ये बदलाव हुआ है मोदी सरकार में, खिलाड़ी की चिंता मुक्त किया
और सुविधा युक्त किया है, इसलिए खिलाड़ी बेहतर इक्विप्ड होकर बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहा है और कहीं ना कहीं ये आधार बना है देश के खिलाड़ियों के लिए। अब बड़े टूर्नामेंट्स करने के लिए क्या करना है, उसके लिए भी हमारी रणनीति है कि भविष्य में भारत सबसे बड़ा आयोजन ओलंपिक्स का दुनिया में गिना जाता है, उसका करेगा। उसके लिए भारत ने कमर कसी है। भविष्य में जब भी बिडिंग का समय आएगा, भारत उस समय बिड करने के लिए तैयार रहेगा। क्रिकेट विश्व कप में आज होने वाले मैच में न्यूजीलैंड के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की कोशिश इस मैच को अपने नाम पर प्रतियोगिता में जीत की हैट्रिक लगाने की होगी। अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड ने गत विजेता इंग्लैंड को हराया था, वहीं दूसरे मैच में नीदरलैंड्स को मात दी थी। बांग्लादेश के खिलाफ केन विलियमसन की चोट से उबर कर कप्तान के रूप में वापसी होने जा रही है। 7 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे विलियमसन विश्व कप के पहले 2 मैच नहीं खेल पाए थे। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया, लेकिन दूसरे मैच में बांग्लादेश की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी थी। चेन्नई की पिच के स्पिनर्स को मदद करने की उम्मीद है। ऐसे में बांग्लादेश की टीम कीवी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकती है। विश्व कप में ये दोनों टीम 5 बार आमने सामने हुई हैं और हर बार न्यूजीलैंड को जीत मिली है। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।